अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहानी सुनाना चाहता हूँ 1857 की जंग आज़ादी की किस तरह हुई, क्यों हुई, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इतनी कलील मिकदार में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ होते हुए यहाँ के मुकामी लोग वो जंग हार गए। 100% लोगों को ये पता होगा कि जंग आज़ादी हुई थी, लेकिन शायद 99% लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि क्यों हुई थी और क्यों हम हार गए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक कहानी की सूरत में ये बता सकूँ। ये जो एक हमारी तारीख़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं आपको एक कहानी की शक्ल में सुना सकूं, ताकि जिस तक भी आवाज़ पहुंचे कम से कम उसको तो मालूम हो सके कि हुआ क्या था। मैंने ये किताब पढ़ी विलियम डलरिम्पल की, द लास्ट मुग़ल। बड़े भारी दिल के साथ इसको एंड किया, क्योंकि तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को एक कहानी समझ के सुन लीजिएगा। 11 मई 1857 में मंगल पांडे जो है वो अपने दो अफसरों को कत्ल कर देते हैं और उनका कोर्ट मार्शल होता है और उनको फिर हैंग कर दिया जाता है। इस चीज़ को वजह बनाकर पूरे हिंदुस्तान में जो सिपाही हैं, जो ब्रिटिश के सिपाही थे, नेटिव्स, वो बगावत कर देते हैं और जो असला उन्हें मिलता है वो उठा के दिल्ली की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो अपने मौजूदा हुक्मरानों को छोड़ चुके होते हैं, तब उन्हें एक नए हुक्मरान की ज़रूरत होती है। तो उनकी नज़र हिंदुस्तान के बादशाह जो दिल्ली में होता था उसकी तरफ जाती है। तो सबका ये फ़ैसला होता है कि दिल्ली जाया जाए। दिल्ली में उस टाइम रमज़ान चल रहा होता है, 16 रमज़ान होता है, सब लोग सहरी करके सो रहे होते हैं। वो आगे सलीमगढ़, यमुना घाट जो लाल किले का एरिया है, वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। गुल का पाड़ा होता है, बादशाह जो है वो बाहर आता है, आके देखता है, उनसे दरियाफ़्त करता है कि भाई क्या चाहिए। वो आगे से कहते हैं कि हमें आपकी रहनुमाई चाहिए, हमें आप अपना आशीर्वाद दें। बादशाह ने कहा, ऐसा है, रास्ता खाली करो, हवा आने दो। अभी जाओ, शोर शराबा ना करो, शाम को आना। बादशाह घर पे नहीं है, शाम को आना। वो लोग चले जाते हैं, बादशाह सो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, पूरे दिल्ली में मार धाड़ शुरू कर देते हैं, लूटना शुरू कर देते हैं। जो उन्हें मिलता है वो उसको गज़ब करना शुरू कर देते हैं और जो इंग्लिश आदमी, औरत और बच्चा मिलता है उसको मारना शुरू कर देते हैं। ये मार धाड़ चलती रहती है और यहाँ तक कि 4 बजे शाम तक एक भी इंग्लिश आदमी दिल्ली में नहीं बचता। 4 बजे वो फिर बादशाह के पास जाते हैं, जब दरबार लगता है। दीवाने आम में नहीं जाते, वो दीवाने ख़ास में चले जाते हैं, जूते भी नहीं उतारते और बादशाह से तू करके बात करते हैं। बादशाह जो है वो कहता है कि भाई मैंने तुम्हें बुलाया, क्यों आए हो? मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं कर सकता, मेरे पास तो जहर खाने का पैसा नहीं है तुझा। मैं तो खुद पेंशन पे पल रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ की पेंशन पे पल रहा हूँ। मैं तुम्हें कहाँ से तनख्वाह दूंगा? तुम्हें तो आदत पड़ चुकी है अंग्रेज़ से तनख्वाह लेने की, महीने के महीने। मैं तो तनख्वाह नहीं दे सकता, तो तुम भाई चले जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि हम अगर वापस आएंगे तो हमें मार दिया जाएगा, तो हमारी रहनुमाई आप करें, हमारी नुमाइंदगी, आप हमारी नुमाइंदगी करें, आप हमारी सरपरस्ती करें, तो हम वापस नहीं जाएंगे। बादशाह उन्हें कहता है कि भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। एट लास्ट हकीम एहसानुल्लाह जो कि वज़ीर थे बादशाह के, वो कहते हैं कि बादशाह सलामत। इधर आ तुम बिल्कुल गंवारा आदमी हो क्या? काहे? ज्यादा जस्साहत से ना लड़ो झगड़ो, भी लीपा पोती लगा के तारीख ले लिया जाएगा। तारीख तो बादशाह सलामत एट द एंड उन्हें सिर्फ दुआएं देते हैं कि मैं दुआएं दे सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता, अगर ये चाहिए तो ठीक है वरना जाओ। खैर सिपाही दुआएं लेकर निकल जाते हैं किले से। उसके बाद वो दिल्ली को पूरा अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और 2-3 महीने तक ये जंग चलती है। उसी असना में लाल किले को वो अपना रहाइशगाह बना लेते हैं। वो महलात जो बादशाह अपने लिए बनाता था या बादशाह के लिए मखसूस थे, उनके अंदर वो टेंट लगा के बैठ जाते हैं। जो नया आने वाला सिपाही होता था उसको उधर रख देते थे। घोड़ों का अस्तबल बनाया हुआ था बादशाह के कमरों को उन्होंने। और जो बादशाह का था सर्द खाना, जहाँ आजकल कनॉट पैलेस है दिल्ली का, उसको भी लूट लिया उन्होंने। दिल्ली के वासियों को तो लूटना था, बादशाह को भी लूटना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बादशाह इससे बहुत तंग था, इरिटेट होता था। ये तकरार बादशाह की आखिरी दिन तक चलती रही सिपाहियों के साथ कि बादशाह उनसे खुश नहीं था। इस पर सोने पर सुहागा ये कि बादशाह के जो अपने बच्चे थे, बेटे थे, उनको खून गर्म था, उनका जवान था, उनको था कि हमें मौका मिला है जंग लड़ने का। 108 साल हो चुके थे, कोई भी किसी भी मुग़ल बादशाह ने जंग का मुंह नहीं देखा था, मैदान जंग का मुंह नहीं देखा था। तो अब उनको मौका मिल रहा था। तो बादशाह के जो बच्चे थे, खिज़र सुल्तान, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा अबू बकर, ये जंग में शामिल हो गए सिपाहियों के साथ। ये वो मौका था जिसको बुनियाद बनाकर अंग्रेज़ों ने कहा कि बादशाह की सरपरस्ती थी इन सिपाहियों को, ठीक है। उन्होंने जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों के साथ बरसरे पेकार हुए। इसी असना में बख्त खान
था जो कि एक सिपाही था, जो कमांडर था, उसको तजर्बा था जंग लड़ने का, उसको कमांडर बना दिया जाता है। आप इनकी नाअहली की हद देखें कि बख्त ख़ान को जब कमांडर बना दिया जाता है तो जो रेजिमेंट, डिफरेंट रेजिमेंट्स के लोग आए थे जंग लड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। अब जो डिफरेंट रेजिमेंट्स के लोग थे उनको था कि जी हमारा लीडर जो है उसे कमांडर क्यों नहीं बनाया गया। तो इस हसद में वो बख्त ख़ान की बात ही नहीं मानते थे, बख्त ख़ान की लेग पुलिंग करते रहते थे। और आप ये अंदाज़ा लगा लें कि सितंबर में जो रेयर था ना ब्रिटिश का, वो बहुत वीक था। मतलब यमुना घाट से होते हुए सलीमगढ़ से अगर यमुना को क्रॉस करके हम नॉर्थ की तरफ जाएं और जो ब्रिटिश है उसको पीछे से हमला करते तो ब्रिटिश बहुत आसानी से हार सकता था। इनका ये इरादा था कि एक टोला जाएगा, वो शाम को सुबह के 4 बजे हमला करेगा। और आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सुबह का 4 बजे हमला करना था, अगले दिन दोपहर 1 बजे हमला कर रहे हैं। ब्रिटिश इस इंतज़ार में, ब्रिटिश को पहुंच गई थी वो सारी खबर कि हमला होने वाला है, उन्होंने सारी तैयारी कर ली उस तरफ। फिर जब 1 बजे हमला हुआ उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उनका, फिर ये भागते हुए वापस आए। ठीक है, उसके बाद बख्त ख़ान ने कहा अरे अभी तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग का झगड़ा खत्म हो गया ना भाई। जंग में, मैदान जंग में हमें लीड करेंगे तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाते। बादशाह जो है ना मैदान जंग में उनको लीड करने के लिए निकला तो एहसानुल्लाह ने कहा कि भाई आपको मतलब एक ही तो मौका है कि अगर आपको बादशाह को देख लिया अंग्रेज़ ने मैदान जंग में तो फिर कोई वजह नहीं बचनी कि आपको मैं बचा सकूं। ठीक है, आपके लिए बेहतर ये है कि आप महल में वापस जाएं। बादशाह एहसानुल्लाह, हकीम एहसानुल्लाह की बातों में आ जाता है और महल में वापस चला जाता है। ये वो पॉइंट था जहाँ सिपाही जो है बददिल हो जाते हैं कि बादशाह छोड़ के भाग गया मैं। सिपाहियों ने आहिस्ता आहिस्ता कूच करना शुरू कर दिया दिल्ली से। ये वो मकाम था जहाँ सिपाहियों के हौसले टूटना शुरू हो गए और उन्होंने दिल्ली को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दिया। 16 सितंबर की रात वो आखिरी रात थी जब 200 साल में पहली दफ़ा कोई बादशाह, दिल्ली का बादशाह, हिंदुस्तान का मुग़ल बादशाह लाल किले में नहीं रह रहा था। लाल किला छोड़ के वो महरौली चला गया, नाज़मुद्दीन चला गया, वहाँ हुमायूं की कब्र थी, उसके मकबरे में पनाह ले ली उसने। बरतानवी जो थे लोग वो इवेंचुअली दाखिल हो गए, शहर को कंट्रोल में कर लिया और फिर हुमायूं के मकबरे से बादशाह को भी कैदी बनाकर वापस किले में लाया गया। अब वो किला जिसमें वो बादशाह बन के रहता था, उसी में दीवाने ख़ास के साथ एक कमरा था छोटा सा जिसमें उसको कैदी बना कर रखा गया। वो अपने किले में ही था लेकिन एज अ किंग नहीं, एज अ प्रिजनर। अब बात करते हैं बरतानिया की साइड की, इंग्लिश की साइड की, कि उनके साथ क्या हो रहा था। हैरियट टिटलर बेगम थी, रॉबर्ट टिटलर की, जो कि दिल्ली गज़ट को सुपरवाइज़ करता था। वो बताती हैं इंग्लिश वुमेन इन इंडिया में कि उनका हस्बैंड उनको अक्सर कहा करता था कि अगर हमारे नेटिव्स ने हमारे ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर दिया, रिबेल कर दिया, तो हम इस कंडीशन में नहीं है कि उनका मुकाबला कर सकें, हम हार जाएंगे, हमारा नाम और निशान मिट जाएगा इंडिया से। ये हालत थी इंग्लिश की, इतने कलील थे वो। और उसके बाद उनकी तरफ भी कुछ लोग थे जिनकी वजह से ये हमला जो है इतना देर तक गया, 3-4 महीने तक लड़ाई होती रही और उनकी तरफ भी कुछ खामियां थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइमन फ्रेसर थे, जो सिविल सर्वेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट थे दिल्ली के, उनको ख़त मिला वीकेंड को कि म्यूटनी हो चुकी है, अपना डिफेंस कर लो। उन्होंने वो ख़त उठा के अपनी जेब में डाल लिया। मंडे को जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब उन्होंने वो ख़त निकाल के पढ़ा, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी वीकेंड पे, तो उन्होंने ख़त पढ़ना मुनासिब ना समझा। मंडे को जब वो ख़त पढ़ रहे थे सुबह ब्रेकफास्ट के ऊपर कि म्यूटनी हो चुकी है, अपना डिफेंस कर लो, तब जो सिपाही थे वो कश्मीरी गेट तक आ चुके थे दिल्ली के और वो एंटर हो रहे थे जब उन्होंने वो ख़त। उसके अलावा जॉर्ज आर्सन थे जो अम्बाला में थे, कमांड कर रहे थे पूरी रेजिमेंट को, उनको भी ख़त लिखा कि भाई म्यूटनी हो चुकी है, तो अपने जो सिपाही हैं ना नेटिव, उनको डिसार्म कर दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे बहुत वफ़ादार हैं, मैं इनको कैसे डिसार्म कर दूँ, ये रिवॉल्ट नहीं करेंगे। उसने डिसार्म नहीं किया। हुआ ये कि अगली सुबह उससे पता चला कि उसके जो नेटिव सिपाही हैं वो सारा असला लेके दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। ऐसे में फिर निकलसन जो है रावलपिंडी के डीसी थे, सिविल सर्वेंट थे, उनकी खिदमत को बरोए कार लाया गया। वो ऐसा कोई साइको पर्सन था, उसके बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा उसके सिपाहियों को खाना जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो गया और आधा घंटा या उसके काफ़ी देर बाद वो डिनर मेस में
मेस हॉल में एंटर हुआ और कहा कि सॉरी जेंटलमैन फॉर योर डिले डिनर, आई वॉज बिजी हैंगिंग योर कुक्स। मतलब वो रूल्स का इतना पक्का था कि वो उसने जो कुक्स थे ना नेटिव, उनको उड़ा दिया, उनको हैंग कर दिया कि उन्होंने खाना लेट क्यों किया। इस किस्म का सख्त किस्म का बंदा था। उसकी खिदमत को बरोकार लाया गया, उसको रेजिमेंट दी गई एक और उसको भेजा गया दिल्ली। इस तरह के थे दिल्ली के 3-4 और ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनको भेजा गया दिल्ली फिर, ताकि वो इस रिवोल्ट के ऊपर काबू पा सकें। चलें अब एंड पे आ जाते हैं कि जब बहादुर शाह ज़फ़र को पकड़ के हुमायूं की कब्र से, हुमायूं के मकबरे से वापस दिल्ली में लाया जा रहा था, तो उसका फिर ट्रायल शुरू किया गया। पहले सब को उड़ाया गया दिल्ली में। जब इंग्लिश एंटर हुए, उन्होंने ना बच्चे के अंदर तफरीक की, ना औरत के अंदर तफरीक की, ना मर्द के अंदर तफरीक की। उन्होंने बेदरेग शेलिंग की, ग्रेप फायर किए और गोलियों से छलनी कर दिया। कहते हैं कि पूरे दिल्ली में लाल किले की इमारत, हर घर की इमारत में इतने इतने बड़े सुराख थे। कूचा चिलां एक मोहल्ला था जिसमें सारे अदीब, पोएट, मतलब सारी जो क्रीम थी ना अदबी, वो दिल्ली में रहती थी। वहाँ से 1400 लोगों को बाहर लाया गया, उनको लाइन में खड़ा किया गया और उनको शूट किया गया। उसके बाद उनकी कब्रें कूचा चिलां के कुएं में ही फेंक दी गई। बाली मरान जहाँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली थी, उसको सिर्फ छोड़ दिया गया कि उसको राजा नरिंदर सिंह जो था, पटियाला का जो राजा था, उसने ब्रिटिश की हेल्प की थी और उसके कुछ अजीज़ व अकारब इस मोहल्ले में रहते थे, तो उसने इसकी प्रोटेक्शन मांगी थी, तो ब्रिटिश ने इस मोहल्ले को छोड़ दिया। सबको मारा गया। सारे जो मुसलमान थे ख़ास तौर पर चुन चुन के मारे गए। औरतों को इस बुनियाद पर पहले रेप किया गया, फिर मारा गया कि हमारी जो ख़वातीन थी उनका भी रेप हुआ होगा। सिर्फ इस बुनियाद पर कि हुआ होगा, उन्होंने रेप किए और उनको फिर उसके बाद मारा गया, दिल्ली की ख़वातीन को। ठीक है, और जो दिल्ली की मुग़ल ख़वातीन थी उनके साथ भी यही हाल रवा रखा गया ब्रिटिश की तरफ से। अब इसके बाद 2 महीने तक बादशाह जो बहादुर शाह ज़फ़र था, उसका ट्रायल चलता रहा। उस ट्रायल के चलने में ये फ़ैसला भी किया गया कि दिल्ली को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, दिल्ली का नामो निशान मिटा दिया जाए, ताकि कभी आइंदा आती नस्लों तक हिंदुस्तान में कोई भी बरतानिया के ख़िलाफ़ बगावत का सोच ना सके। हम ऐसी इबरत का निशान बनाएंगे दिल्ली को। खैर, लॉरेंस जो थे गवर्नर ऑफ पंजाब, उन्होंने इस चीज़ से दूर रहने की मशवरा दिया और उनका मशवरा मान लिया गया कि दिल्ली को नेस्तो नाबूद नहीं किया जाएगा। लेकिन लाल किला जो हम आज देखते हैं, वो तकरीबन सिर्फ 25% बचा है, 75% तक तबाह कर दिया गया था। और वो किला जिसमें हिंदुस्तान का बादशाह रहता था, उसको आम 2 टके के सिपाहियों के रहने की जगह बना दिया गया ब्रिटिश के। उसी में उसका ट्रायल चला और एट द एंड हकीम एहसानुल्लाह जो उसका वज़ीर था, उसी ने बादशाह के खिलाफ गवाही दी। वादा माफ गवाह बन गया और छूट गया और बादशाह को गिल्टी करार दिया गया और उसका ये फ़ैसला हुआ कि उसे रंगून में बंद कर दिया जाएगा। बादशाह को उसके घर वालों के साथ रंगून रवाना किया गया, तो बजाय बादशाह नाराज़ होने के या अफसरदा होने के खुश था, क्योंकि वो पहली दफ़ा दिल्ली से बाहर जा रहा था। उसने पहली दफ़ा दिल्ली से बाहर की दुनिया देखी थी। वो रंगून भेज दिया गया। उसे सख्ती से मना किया गया था कि इसको ना कलम दी जाए ना कागज़ दिया जाए। तो वो जो अशार हैं, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी आलम नाए पायदार में, वो ज़फ़र के नहीं हैं, ज़फ़र के साथ मंसूब किए जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो बहादुर शाह ज़फ़र के शेर नहीं हैं, वो बहादुर शाह ज़फ़र की नज़में या गज़लें नहीं हैं, क्योंकि ना उसके पास कलम था और ना ही उसको कोई कागज़ देने की इजाज़त थी। वहीं 7 नवंबर 1862 को बादशाह मर जाता है और उसको वहीं दफना दिया जाता है। ये है कहानी 1857 की, जो मैंने बहुत कोशिश के बाद थोड़ी थोड़ी करके आपको सुनाई है। इसकी वजूहात क्यों हुई, फेल क्यों हुई हमारे एंड पर, और इस बुक का रिव्यू भी मैं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि 1857 की जंग में हुआ क्या था। क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको हकीर जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के।